हेलो, आज एक नए अधिनियम के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। भारत में संवैधानिक विकास ये श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत जो अधिनियम पारित किए गए थे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भारत की शासन को चलाने के लिए, उनके बारे में एक एक करके मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सबसे पहले बताया था रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पारित किया गया था, उसमें क्या प्रावधान थे, उसका क्या महत्व हुआ और किस तरीके से वो प्रभावी साबित हुआ, क्या कमियां छूट गई उसके अंतर्गत। और इसके बाद फिर मैंने आपको बताया था पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में कि किस तरीके से उसमें परिवर्तन किया गया। और आज जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है प्रथम चार्टर अधिनियम 1793 ईस्वी। 1793 ईस्वी में पहला चार्टर एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। भारतीय के आधुनिक इतिहास में बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, भारत का संवैधानिक विकास, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम इस अधिनियम के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से ये अधिनियम पारित किया गया और इसमें क्या क्या प्रमुख प्रावधान रखे गए थे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो जब 1784 का एक्ट पारित हुआ था, उसमें जो है गवर्नर जनरल के अधिकारों की व्याख्या की गई थी, परिषद के अधिकारों की व्याख्या की गई थी, गवर्नरों के अधिकारों की व्याख्या की गई थी और सेनापति या सेनाध्यक्ष के बारे में बात कही गई थी, राजस्व के बारे में बात कही गई थी। तो उसमें एक जो महत्वपूर्ण व्यवस्था थी उसमें यह था कि गवर्नर जनरल जो होगा वो सभी विधायी कार्य और कार्यकारी कार्यों को देखेगा और सेनापति होगा या मुख्य सेनापति या सेनाध्यक्ष होगा वो पद अलग से रखा गया था और उसके कार्यों में कोई एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ऐसी व्यवस्था की गई थी। लेकिन 1784 के बाद जब परिस्थितियां बदली और 1785 ईस्वी में जब लॉर्ड वारेन हेस्टिंग इस्तीफा देकर वापस चले गए इंग्लैंड, तो ये था कि अब किस व्यक्ति को गवर्नर जनरल बनाया जाए भारत का। उसके लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा गया कि आपको भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे उन्होंने एक शर्त रख दी सरकार के समक्ष कि हम वहां पर तभी जाएंगे जब गवर्नर जनरल को सेनापति या सेना अध्यक्ष के अधिकार भी दिए जाएं। अर्थात अब जो गवर्नर जनरल हो वो ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास गवर्नर जनरल के तो अधिकार हो ही, जो भी अधिकार अभी तक थे वो हो, साथ ही उसको सेनाध्यक्ष के अधिकार भी मिलने चाहिए। यानी वही निर्णय लेगा कि कहां पर युद्ध करना है, कहां पर शांति स्थापित करनी है, किस राज्य के साथ क्या व्यवहार करना है, ये वही डिसाइड करेगा। इस शर्त को मान लिया गया और 1784 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत कुछ परिवर्तन किए गए 1786 ईस्वी में, ठीक 2 साल के बाद, और उन परिवर्तनों के आधार पर गवर्नर जनरल के अधिकार बढ़ा दिए गए और उसके आधार पर कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनकर हिंदुस्तान आए। जब गवर्नर जनरल बनकर के आए तो उन्होंने जो व्यवस्था मिली उसके अनुसार शासन चलाया और उसके बाद उन्होंने राजस्व के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन करते हुए स्थायी बंदोबस्त लागू किया था, परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। जब स्थायी बंदोबस्त में उन्हें एक सफलता मिल गई और कंपनी को एक स्थायी आय होने लगी और जो किसान थे, जमींदार थे, उनको पहले से पता था कि हमको कितना कर देना है, तो व्यवस्था थोड़ी आसान हो गई। उससे प्रोत्साहित होकर के लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सरकार के समक्ष ये प्रस्ताव रखा कि इसी तरीके की व्यवस्था जो है वो भविष्य के लिए प्रत्येक क्षेत्र में कर दी जाए। तात्पर्य यह था कि जो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी भू राजस्व के क्षेत्र में, वो 20 वर्ष के लिए की गई थी
और उससे बहुत सारी समस्याओं का निदान हो गया था। जैसे बार बार कर निर्धारित नहीं करना है, कहाँ से कितना कर आना है ये पहले ही पता चल जाएगा, जमींदारों को भी पता रहेगा, किसानों को भी पता रहेगा। तो जो बहुत सारा कार्य था वो थोड़ा आसान हो गया था। जब उस कार्य को देखते हुए लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अगले 20 वर्ष के लिए अन्य क्षेत्रों में, चाहे वो प्रशासन का क्षेत्र हो, चाहे वो न्याय का क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्रों, उन क्षेत्रों में भी उसी तरीके की व्यवस्था की सिफारिश की और उस सिफारिश को सरकार के द्वारा मान लिया गया। और जब सरकार के द्वारा माना गया तब जो है वो अगले 20 वर्ष के लिए जो है चार्टर एक्ट तैयार किया गया है। और ये कहा गया कि प्रत्येक 20 वर्ष के बाद सिचुएशन को रिव्यू किया जाएगा, उसका मूल्यांकन किया जाएगा और आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किए जाएंगे। उन्हीं के आधार पर, उन्हीं सिफारिशों के आधार पर, उसी व्यवस्था के आधार पर ये चार्टर अधिनियम पारित किया गया था। तो ये थी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसके आधार पर ये चार्टर एक्ट पारित हुआ। और यही कुछ सिचुएशंस थी जो डेवलप हुई 1784 के बाद अगले लगभग 8-9 साल के लिए। तो उन सिचुएशंस के अंतर्गत जो कारण बने, जो परिस्थितियां बनी और उन परिस्थितियों का निदान करने के लिए चार्टर एक्ट पारित हुआ। अब हम देखेंगे कि इस चार्टर एक्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे, मेन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो प्रोविजन था वो था कि 20 वर्षों के लिए व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार। मैंने पहले ही आपको बताया कि सारी की सारी व्यवस्था जो है वो अगले 20 वर्ष के लिए की जानी थी। तो सबसे पहला काम ये किया गया कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो भारत में व्यापार कर रही थी, उसको अगले 20 वर्ष के लिए लिखित में ये अधिकार मिल गया इस एक्ट के अनुसार कि वो अगले 20 वर्षों तक व्यापार पर उसका एकाधिकार होगा। यहाँ एकाधिकार शब्द का उपयोग किया गया। इसका मतलब ये था कि एकमात्र कंपनी अंग्रेजों की होगी जो भारत में व्यापार करेगी। अन्य कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अथवा अन्य कोई एजेंसी या कंपनी किसी भी तरीके का व्यापार भारत में नहीं कर सकेगी। तो ये था पहला प्रावधान जो किया गया था। कंपनी को 20 वर्ष के लिए अधिकार मिल गया व्यापार पर। अगली बात देखेंगे, उसमें था क्राउन के विषयों पर संप्रभुता क्राउन की ओर से। क्राउन का मतलब है राजमुकुट। इसका तात्पर्य यह है कि जो भारत का शासन था, जो व्यवस्था बनाई गई, वो सारी व्यवस्था क्राउन के अधीन बनाई गई। क्राउन एक संस्था होती है इंग्लैंड के अंदर जो राजा के समस्त कार्यों को निपटाती है। यानी राजा स्वयं कुछ नहीं करता। इंग्लैंड के राजा के बारे में कहा जाता है कि किंग कैन मेक नो मिस्टेक, यानी राजा कोई गलती नहीं करता। इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि राजा कोई भी कार्य करता ही नहीं है तो उससे गलती कहां से होगी। उसका सारा काम कौन करता है? क्राउन करती है, राजमुकुट करता है। राजा केवल हस्ताक्षर करता है, इसलिए किसी भी कार्य के लिए राजा को जिम्मेदार नहीं माना जाता है। तो जो भारत का शासन था वो भी क्राउन के अधीन चल रहा था। तो इसमें यह कहा गया कि जो संप्रभुता होगी, जो सॉवरेंटी होगी या जो सुप्रीम पावर होगी, वो क्राउन के जो विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, जिनको वो कंट्रोल करता है, वो उस पर केवल क्राउन की ही ओर से संप्रभुता होगी, किसी अन्य की तरफ से नहीं होगी। यानी सरल शब्दों में समझना चाहें तो ये था कि कंपनी अथवा कोई भी अन्य क्राउन के इस क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर सकेगा। यानी क्राउन के आदेश का पालन तो किया जाएगा, सब करेंगे, लेकिन क्राउन किसी अन्य के आदेश का पालन नहीं करेगा। अब यहां राजा की स्थिति को अगर देखें तो राजा का ये था कि राजा का मतलब ही क्राउन था, क्योंकि राजा वही कार्य करता था जो क्राउन चाहती थी। राजा के नाम से ही सारे काम होते थे। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो सुप्रीम पावर थी, जो सॉवरेंटी थी, वो क्राउन के हाथ में रही। अगली बात, कंपनी के लाभांश को 10% तक बढ़ाने की अनुमति दी गई।
अब जो अभी तक विसंगतियां पैदा हो रही थी वो ये हो रही थी कि कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाना चाहते थे भारत में व्यापार करके, और उसके कारण से भ्रष्टाचार बढ़ गया था, स्वार्थपरता बढ़ गई थी, धन इकट्ठा करके इंग्लैंड ले जाना शुरू हो गया था। इसलिए इस रेगुलेटिंग एक्ट, माफ कीजिए, चार्टर एक्ट में ये व्यवस्था की गई कि कंपनी जो है वो 10% तक अपना वार्षिक लाभ बढ़ा सकती है, इससे ज्यादा नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि इससे भारत का शोषण नहीं होगा और दूसरे जो ब्रिटिश शासन की लोकप्रियता बनी रहेगी भारत में और शासन चलाने में आसानी होगी। इसलिए निर्धारित कर दिया गया कि कंपनी अपने लाभ को 10% तक वार्षिक के रूप से बढ़ा सकती है, इससे ज्यादा बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी। आगे दिखाएं, गवर्नर जनरल को परिषद के खिलाफ वीटो का अधिकार। इसका मतलब ये था कि जो चार्टर एक्ट पारित किया गया था उसमें मैंने आपको पहले ही बताया कि जो गवर्नर जनरल था उसको जब रेगुलेटिंग एक्ट में अधिकार दिए गए, फिर उसके बाद उसके पिट्स इंडिया एक्ट में बढ़ा दिए गए, लेकिन उन अधिकारों के बढ़ जाने के बावजूद भी गवर्नर जनरल के पद के साथ न्याय नहीं हो पा रहा था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने और अधिक अधिकार बढ़ा लिए और सैन्य अधिकार भी हाथ में ले लिए। अब जब चार्टर एक्ट पारित हुआ तो इस समय भी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, तो कॉर्नवालिस जो थे वो बहुत महत्वाकांक्षी थे, वो गवर्नर जनरल के अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहते थे। लिहाजा पहले जो प्रशासनिक क्षेत्र के अधिकार थे, विधायी अधिकार थे, कार्यकारी अधिकार थे, उनके साथ साथ उन्होंने सैन्य अधिकार भी अपने हाथ में ले लिए। और अब इस चार्टर एक्ट के आधार पर उन्होंने क्या काम किया? वीटो पावर ले ली, विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया। और ये विशेषाधिकार क्या था कि जो गवर्नर की काउंसिल होती थी और वो काउंसिल जो निर्णय लेती थी, इससे पहले तो ये था कि जो काउंसिल ने निर्णय लिया गवर्नर जनरल उसको स्वीकार कर लेता था, ये प्रैक्टिस चली आ रही थी। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस इस प्रैक्टिस को रोकना चाहते थे, लिहाजा इस चार्टर के अंतर्गत उन्होंने ये व्यवस्था करवाई कि परिषद के निर्णय के खिलाफ जा सकता है गवर्नर जनरल, उसको पलट सकता है। अर्थात जब किसी भी मुद्दे पर गवर्नर जनरल और काउंसिल के बीच कोई भी मतैक्य नहीं हो पाएगा तो गवर्नर जनरल की बात मानी जाएगी, परिषद की बात नहीं मानी जाएगी। तो इस तरीके से ये उससे विशेषाधिकार प्राप्त हुआ। आगे देखें, मद्रास और बंबई के गवर्नरों पर अधिकार स्थापित। यद्यपि इससे पहले भी मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के गवर्नर्स को गवर्नर जनरल के अधीन रखा गया था, लेकिन उनको बहुत ज्यादा अधिकार गवर्नर जनरल को नहीं दिए गए थे। अब इस एक्ट के आधार पर क्या हुआ कि इसमें जो बंबई और मद्रास के गवर्नर थे उनके अधिकारों की को जो है वो गवर्नर जनरल के अंतर्गत कर दिया गया। किस तरीके से कर दिया मैं समझाता हूं आपको आसानी से। वो ये था कि जब भी गवर्नर जनरल बंबई जाएगा या मद्रास जाएगा तो जब वहां पर वो पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद जो वहां के गवर्नर के अधिकार होंगे वो भी गवर्नर जनरल में समाहित हो जाएंगे, अब स्थापित हो जाएंगे। तो ये संरचनात्मक परिवर्तन कर दिया, स्ट्रक्चरल जो है परिवर्तन कर दिया गया कि the rights of the governor will be established into the post of governor general when he or she visited in Bombay and Madras presidency। कहने का तात्पर्य यह है कि बंबई और मद्रास के में जब भी विजिट करेगा गवर्नर जनरल और वहां पर जाएगा तो गवर्नर की चेयर पर बैठेगा, उस चेयर पर बैठने के साथ ही सारे के सारे गवर्नर के अधिकार भी उसके अधीन हो जाएंगे। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल के अधिकारों को असीमित कर देना चाहते थे। अब जब प्रांत में जाएंगे, प्रेसिडेंसी में जाएंगे बंबई या मद्रास में, तो किसी भी तरीके का निर्णय वो ले सकते हैं, उस निर्णय को वहां का गवर्नर
नहीं पलट सकता, क्योंकि गवर्नर के अधिकार पहले ही अवशोषित कर लिए गए हैं, ले लिए गए हैं। तो ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से जो प्रांतीय गवर्नर थे, यानी बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे, उनके अधिकार भी गवर्नर जनरल के हाथ में चले जाते थे। अगली बात देखें, नियंत्रण बोर्ड में एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उस बोर्ड ऑफ कंट्रोल में पहले रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई थी। इसके बाद परिवर्तन किया गया था इसमें पिट्स इंडिया एक्ट में, उसमें एक अध्यक्ष और 4 सदस्य रखे गए। लेकिन अब जो है एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए। पहले रेगुलेटिंग एक्ट में एक अध्यक्ष 4 सदस्य, फिर पिट्स इंडिया एक्ट में एक अध्यक्ष 3 सदस्य रखे गए, और अब केवल एक अध्यक्ष और 2 सदस्य रखे गए। यानी उसको गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है वो अपने सिवाय किसी अन्य संस्था को नहीं चाहते थे कि बहुत अधिक अधिकार मिले, उनको सीमित कर देना चाहते थे। इसलिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल में को कंट्रोल करते हुए उसको थोड़ा कम कर दिया गया। ये व्यवस्था करवाई गई इस एक्ट के अंतर्गत। अब एक और चीज देखेंगे, गवर्नर जनरल की अनुपस्थिति में बंगाल में उपराष्ट्रपति होगा। इसका मतलब ये था कि जब गवर्नर जनरल मद्रास या बंबई में विजिट करेगा, जाएगा, उस समय गवर्नर जनरल का पद खाली रहेगा। इन बंगाल के गवर्नर का पद खाली रहेगा, क्योंकि बंगाल का गवर्नर ही गवर्नर जनरल होता था। ठीक, अब वो गवर्नर जनरल अगर मद्रास में चला गया है, बंबई में चला गया, तो उस समय वहां चेयर खाली है। बंगाल में जो कार्य है वो कौन देखेगा? गवर्नर के। वो कार्य देखने के लिए एक उपराष्ट्रपति नियुक्त किया जाता था उतने पीरियड के लिए, जितने पीरियड के लिए कि गवर्नर जनरल बंबई या मद्रास जाता था। और ये जो उपराष्ट्रपति होता था, ये गवर्नर के सारे कार्यों को करता था, जैसा कि गवर्नर जनरल पहले से आदेश देकर जाता था। यहां पर सारे कार्यों को करने का मतलब ये नहीं है कि वो स्वतंत्र निर्णय ले सकता है कोई भी, नहीं। वो केवल बंगाल के गवर्नर होने के नाते जो कार्यकारी कार्य हैं, कोई ऑफिशियल वर्क हैं, वही निपटाएगा, जैसा कि जाते समय गवर्नर जनरल आदेश देकर जाएगा। ठीक, तो ये बनाया जाता। और ये कहां से बनाया? जो परिषद होती थी, जो गवर्नर की काउंसिल होती थी, उसी में से किसी एक सदस्य को यह काम सौंपा जाता था। ठीक, अब देखेंगे कि अगला प्रावधान क्या था। अगर अधिकारियों और कर्मचारियों को का वेतन कंपनी देगी। अब यहां पर देखेंगे कि जो अधिकारी और कर्मचारी थे, उनको कार्य करने की अनुमति कंपनी देती थी, उनको व्यापार करने का लाइसेंस भी कंपनी देती थी, जिसको देश व्यापार कहते थे। यानी वो विदेश के साथ भी व्यापार कर सकते थे अगर कंपनी उनको लाइसेंस दे दे। तो कहने का मतलब है कि सारा का सारा काम जो है वो कंपनी उनको देती थी। इसलिए सरकार ने ये निर्धारित कर दिया चार्टर एक्ट के माध्यम से कि कंपनी ही सारा व्यय उनका वहन करेगी, अधिकारियों और कर्मचारियों का, क्योंकि कंपनी ही उनको रिक्रूट करेगी, कंपनी ही उनको अधिकार क्षेत्र देगी, उनको क्या उनके कर्तव्य होंगे, क्या वो कार्य करेंगे, सारी की सारी जिम्मेदारी कंपनी की होगी। इसलिए सारा का सारा व्यय, वेतन और भत्तों का जो भी व्यय होगा या अन्य सुविधाएं जो भी दी जाएंगी, वो कंपनी देगी, जितने भी अधिकारी और कर्मचारी होंगे उनका। अगली बात, अधिकारियों के भारत छोड़ने पर रोक लगा दी गई। जैसा कि मैंने पहले बताया आपको कि कंपनी के अधिकारियों में भ्रष्टाचार फैल गया था। वो धन इकट्ठा करके और इंग्लैंड में जाकर के व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका उपयोग करते थे। वो न तो कंपनी के खाते में जमा कराते थे और न ही वहां जाकर सरकार को उसका कोई भी ब्यौरा देते थे। लिहाजा ये कंपनी के द्वारा अधिकारियों पर रोक लगा दी गई कि जब भी आप देश छोड़ेंगे तो पहले से अनुमति प्राप्त करेंगे कंपनी से, और जब कंपनी अनुमति दे देगी तभी आप देश छोड़कर जा सकेंगे। तो इससे क्या हुआ, एक कोशिश की गई कि जो भ्रष्टाचार फैला हुआ उस पर रोक लगाई जा सके। अगली बात, राजस्व न्याय
कार्य अलग कर दिए गए। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की सिफारिश के आधार पर यह व्यवस्था भी की गई कि जो राजस्व संबंधी काम है, लैंड एंड रेवेन्यू से संबंधित कार्य हैं, उनको अलग कर दिया जाए और न्याय कार्यों को अलग कर दिया जाए। इसीलिए क्या हुआ, इनको अलग अलग कर दिया गया कि न्याय का कार्य अलग क्षेत्र अलग देखेंगे और दूसरे कार्य अलग देखेंगे। तो इससे ये हुआ कि जो मालगुजारी से संबंधित बहुत सारी अदालतें थी, वो अदालतें अब बंद हो गई, क्योंकि उन अदालतों का काम जो है वो जो न्याय के क्षेत्र में दूसरा कार्य कर रही थी, चाहे वो फौजदारी से संबंधित कार्य हो, चाहे वो दीवानी से संबंधित कार्य हो, उन्हीं को रेवेन्यू संबंधी वर्क भी दे दिया गया, जिसके कारण से ये अदालतें जो है उनका कार्य क्षेत्र तो बढ़ गया और जो राजस्व का जो कार्य क्षेत्र था वो कम हो गया। और ये कहा गया कि जो राजस्व विभाग है वो अपना पूरा का पूरा ध्यान जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन पर देगा, कर संग्रहण पर देगा, जिससे कि कंपनी की आय निरंतर बढ़ती रहे। क्योंकि कंपनी का मानना यह था कि बहुत सारे क्षेत्रों से सही तरीके से टैक्स वसूल नहीं हो पा रहा है, तो इससे टैक्स वसूल भी अच्छी तरीके से होगा और न्याय कार्य भी सही तरीके से होंगे। और इसके अलावा और कई एक अन्य व्यवस्थाएं भी की गई थी, जिसके आधार पर अगले 20 वर्ष तक शासन को सही तरीके से हिंदुस्तान में संचालित किया जा सके। ओके, तो ये थी जानकारी आपके समक्ष प्रथम चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी की, जिसमें खासतौर से ये प्रावधान किए गए थे और अगले 20 वर्ष के लिए व्यवस्था की गई थी कि भारत में ब्रिटिश जो व्यवस्था है वो सही तरीके से चलती रहे और कंपनी का व्यापार भी दुरुस्त तरीके से चलती रहे। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके और उसका लाभ उठाया जा सके। तो अध्ययन करते रहिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, ऐसे ही वीडियो आपको प्राप्त होते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, गुड लक। नमस्कार। आइए आज भारत में संवैधानिक विकास के अंतर्गत आज एक नए अधिनियम के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूं। अब जो आपको अधिनियम बता रहे हैं वो है द्वितीय चार्टर अधिनियम 1813। तो 1813 ईस्वी के अंतर्गत दूसरा चार्टर एक्ट पारित किया गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला चार्टर एक्ट 1793 ईस्वी में पारित किया गया था और उस चार्टर एक्ट के आधार पर जो व्यवस्था की गई थी कि भारत में अंग्रेज किस तरीके से शासन चलाएंगे, कंपनी किस तरीके से कार्य करेगी, न्याय के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे, भू राजस्व के क्षेत्र में क्या परिवर्तन होंगे, सैन्य क्षेत्र में क्या होंगे, ये सारी बातों की व्यवस्था की गई थी। और उसमें ये कहा गया था कि अगले 20 वर्ष तक व्यवस्था लागू रहेगी। और 20 वर्ष का समय अब हो चुका है, तो बदलती हुई परिस्थितियों में अब क्या करना चाहिए, अब क्या परिवर्तन होने चाहिए, तो उसके लिए ये अधिनियम पारित किया गया था, 1813 का अधिनियम। यहां पर ध्यान देने की बात यह है कि जो परिस्थितियां हैं वो भारत में भी बदल रही थी और भारत के बाहर भी बदल रही थी। जैसे अगर यूरोप में देखा जाए तो यूरोप में नेपोलियन जो है वो बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था और अपनी मोनोपोली चला रहा था एक तरीके से। तो उसने इंग्लैंड के खिलाफ जो जिन शक्तियों का उपयोग किया, तो इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने के लिए और इंग्लैंड के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने के लिए उसने जो व्यवस्था लागू की थी उसको नाम दिया गया था महाद्वीपीय व्यवस्था, कॉन्टिनेंटल सिस्टम ऑफ ट्रेड। और उसके आधार पर उसने इंग्लैंड के व्यापार पर रोक लगाने का प्रयास किया था। अब इंग्लैंड को यह सोचना बहुत जरूरी था कि आखिर अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए
अपने व्यापारिक वर्चस्व को बनाए रखने के लिए क्या किया जाए। अब इंग्लैंड का जो वर्चस्व की लड़ाई थी इंग्लैंड की, वो दो जगह थी। एक तो यूरोपियन देशों के साथ उसका वर्चस्व था, दूसरे उन देशों में जहां पर कि उसका शासन स्थापित था, चाहे वो अफ्रीकी देश हो, चाहे वो एशियाई देश हो। भारत भी उनमें से एक था। तो लिहाजा बहुत जरूरी था कि इंग्लैंड अपनी व्यवस्था में परिवर्तन करे। तो उसने अपनी व्यवस्था में परिवर्तन किए, साथ ही भारत की व्यवस्था में भी परिवर्तन करना जरूरी हो गया, क्योंकि परिस्थितियां बहुत अधिक बदल चुकी थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी और भारत के अंदर भी। तो आइए देखते हैं उन पर बदलती हुई परिस्थितियों में क्या व्यवस्था की गई। तो सबसे पहले इस एक्ट के अंदर जो व्यवस्था की गई वो ये कि अगले 20 वर्षों के लिए कंपनी का शासन बढ़ा दिया गया। ये कहा गया इस प्रोविजन में कि अगले 20 वर्ष तक ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत के अंदर व्यापारिक एकाधिकार रखेगी, वही काम करेगी, और साथ ही वो जो जिस तरीके से भू राजस्व के कार्य हैं या अन्य प्रशासनिक कार्य हैं जो जैसे चल रहे हैं, ठीक उसी तरीके से चलते रहेंगे। तो ये व्यवस्था जो है इसमें की गई कि 20 वर्ष के लिए इसी तरीके की व्यवस्था जारी रहेगी। अगली बात, भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर क्राउन का अधिकार। अब चूंकि भारत में अंग्रेजों का व्यापार भी बढ़ता जा रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र भी बढ़ता जा रहा था, तो ये था कि कहीं ऐसा ना हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने एकाधिकार का दुरुपयोग कर सके। लिहाजा उसको नियंत्रित करने के लिए व्यवस्था की गई कि जो भी संपत्ति होगी भारत के अंदर अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई जो ऑफिशियल प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी पर क्राउन का अधिकार होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार नहीं होगा। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी प्रॉपर्टी तो बनाएगी, संपत्ति बनाएगी, चाहे वो किलों के रूप में हो, चाहे वो व्यापारिक संस्थानों के रूप में हो, चाहे वो कोठियों के रूप में हो, चाहे किसी अन्य रूप में हो, वो जो संपत्ति बनेगी वो कंपनी की संपत्ति नहीं कहलाएगी। कंपनी बनाएगी तो उसको, लेकिन वो संपत्ति होगी क्राउन की। क्राउन का मतलब राजमुकुट, यानी कि सारी की सारी व्यवस्था राजमुकुट के तहत की जाएगी, तो संपत्ति भी उसी के अधिकार में रहेगी। अगली बात, जो अगला प्रावधान किया गया, कंपनी का लाभांश 10.5% निर्धारित। जैसा कि हमने पिछले अधिनियम की बात जब की थी तो उसमें बताया था कि 1793 ईस्वी में पहले चार्टर एक्ट के आधार पर यह निर्धारित कर दिया गया था कि कंपनी का प्रति वर्ष लाभांश 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अब 1813 में बदलती हुई परिस्थितियों के कारण यह कहा गया कि यह लाभांश 10.5% तक हो सकता है। कहने का मतलब उसमें 0.5% की वृद्धि कर दी गई। अगली बात, स्थायी सरकारें सर्वोच्च न्यायालय के अधीन होंगी। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर ही कर दी गई थी 1773 ईस्वी में। लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी कमी छोड़ी गई थी वो ये थी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायिक क्षेत्र था, क्षेत्राधिकार था, ज्यूरिसडिक्शन जिसको कहते हैं, वो स्पष्ट नहीं किया गया था कि वो किस तरीके के मुकदमे को सुनेंगे, कि उनका क्षेत्र क्या होगा, है जो डिस्प्यूट्स होंगे वो किस प्रकार के होंगे, ये व्यवस्था उसमें नहीं की गई थी। तो उसमें यह था कि जो भी मुकदमा पहुंच जाता था सर्वोच्च न्यायालय में उसको सुना जाता था। तो ज्यादातर जो मुकदमे होते थे वो केंद्रीय मुकदमे होते थे अथवा प्रांतों के विवाद के मुकदमे होते थे। तो सर्वोच्च न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र था वो 1793 के चार्टर एक्ट तक जो है वो प्रांतीय सरकारों तक ही सीमित रह गया और उसके बाद भी लगभग वही स्थिति चलती रही। लेकिन अब यह था कि स्थानीय क्षेत्र के भी बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो आगे उच्च अदालतों में जाने चाहिए थे, मगर क्योंकि व्यवस्था ही नहीं थी इसलिए नहीं जा पा रहे थे।
तो ये व्यवस्था की गई 1813 ईस्वी में कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो स्थानीय सरकारों की जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स हैं या जिसको लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, अगर वहां पर भी कोई महत्वपूर्ण मुकदमा है तो पहले वो निचली अदालतों में चलेगा, फिर प्रांतीय अदालतों में जाएगा और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में उसकी सुनवाई हो सकती है। ऐसी व्यवस्था कर दी गई। अब अगली बात, भारत की अदालतों को अधिक शक्तियां। अब इसका मतलब क्या था कि मतलब ये था कि जो भारतीय अदालतें थी जो इंडिया के अंतर्गत, उनको यानी कि जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन था, लोकल जुडिशरी थी, उसको ज्यादा अधिकार दिए गए। कारण क्या था? कारण ये था कि उस स्तर के जो न्यायाधीश होते थे, जजेज होते थे, वो स्थानीय समस्याओं को, स्थानीय लोगों को, स्थानीय भाषा से अच्छी तरह से परिचित थे। उस लेवल तक जो है वो जो ब्रिटिश ज्यूरिसडिक्शन थी वो उतना अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर पाती थी। तो इसलिए ये किया गया कि वो जो स्थानीय अदालतें होंगी, वो जो भारतीय अदालतें होंगी, उनको ज्यादा शक्तियां होंगी, इससे वो विवादों को ज्यादा से ज्यादा निपटा सकेंगे, मामलों को। तो ये इसलिए किया गया था ताकि जो स्थानीय जनता है, भारत की जो जनता है, उनके जो अपने मुद्दे हैं वो आसानी से सुलझ सकें। अगली बात, मिशनरियों को भारत आने तथा कार्य करने का अधिकार दिया गया। अब एक बड़ा मुद्दा जो था, जब मैं आपको बताऊंगा कि जब अंग्रेज जो है वो दूसरे देशों के अंदर शासन स्थापित करने के लिए गए तो वो 3G सिस्टम लेकर के गए थे। 3G, पहले जी का मतलब था गोल्ड, जी फॉर गोल्ड। गोल्ड का मतलब है धन प्राप्त करना, व्यापार के द्वारा धन प्राप्त करना पहला उद्देश्य था अंग्रेजों का। दूसरा उद्देश्य था ग्लोरी। ग्लोरी का मतलब है वर्चस्व स्थापित करना, डोमिनेशन करना। जिस क्षेत्र में जाएंगे वहां पर हम अपना वर्चस्व स्थापित करेंगे। इसीलिए अंग्रेज कहा करते थे कि सारी दुनिया, सूर्य के तले कोई भी अंग्रेजों जैसी जाति नहीं है। अंग्रेज जो है वो सुपीरियर हैं, तो वो अपने आप को सुपीरियर मानते थे और वो बात वो जो है लोगों से मनवाते थे, लिहाजा वो अपनी ग्लोरी स्थापित करना चाहते थे। और तीसरा जो उद्देश्य था वो था जी फॉर गॉड, गोल्ड, ग्लोरी एंड गॉड। गॉड का मतलब है ईश्वर, ईश्वर भगवान, ईसा मसीह। इसका तात्पर्य क्या है? रिलीजन, धर्म, यानी अपने धर्म को बढ़ावा देना है, धर्म का प्रचार और प्रसार करना है। तो उसी काम को जब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों की अच्छी तरीके से पैर जम गए तो दो तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न हुई। पहली परिस्थिति तो ये हुई कि उन्हें ईसाइयत का प्रचार और प्रसार करना है। दूसरी ये हुई कि भारत के अंदर जो है वो धर्म सुधार लगभग शुरू होने लगा था। 1813 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने पहली बार आत्मीय समाज की स्थापना की थी, एक धार्मिक सुधार संस्था की स्थापना की थी, आत्मीय समाज। उसके माध्यम से जो हिंदू समाज के अंदर बहुत सारी कुरीतियां थी उनको दूर करने का प्रयास उन्होंने किया था। तो कहने का मतलब है कि भारत के अंदर जो इविल्स थी, जो सोशल इविल्स थी या रिलीजियस इविल्स थी, उनको दूर करने का प्रयास किया जा रहा। तो वहां तो एक तरीके से पुनर्जागरण प्रारंभ हो रहा है। दूसरे ये अंग्रेजों को अपनी ईसाइयत का प्रचार करना है। तो ये दोनों सिचुएशन जो बनी कि हाउ टू कंट्रोल द रिलीजियस रिफॉर्म इन इंडिया एंड हाउ टू एक्सपेंड द क्रिश्चियनिटी इन इंडिया, दोनों लक्ष्यों को प्राप्त करना था। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन्होंने ईसाई मिशनरियां भारत आने लगी। ये अधिकार दे दिया गया ईसाई मिशनरियों को कि आप हिंदुस्तान में आकर के अपना काम कर सकते हैं, कार्य करने का अधिकार दे दिया। और कार्य करने का अधिकार मतलब ये था कि वो रिलीजियस एजुकेशन दें लोगों को और रिलीजियस एक्सपेंशन करें, यानी लोगों को धार्मिक शिक्षा दें, ईसाइयत की शिक्षा दें
और इसके बाद वो लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रभावित करके ईसाई बनाए। तो ये धार्मिक उद्देश्य था, जो मैंने आपको बताया ना, गॉड। तीसरा उद्देश्य था उनको गॉड का, मतलब ईसाईयत का प्रचार करना है। इसलिए इस अधिनियम के अंदर ये पूरी व्यवस्था कर दी गई कि ईसाई मिशनरियां परमिशन लेकर के हिंदुस्तान आ सकती हैं, संस्थाएं बना सकती हैं, एजुकेशन दे सकती हैं लोगों को, और उनका धर्मांतरण करवा सकती हैं, ईसाईयत का प्रसार करवा सकती हैं। ये व्यवस्था कर दी गई। इसके बाद देखेंगे शिक्षा, साहित्य, विज्ञान के प्रोत्साहन हेतु ग्रांट। इस अधिनियम के द्वारा जो है साहित्य और विज्ञान को, अब भारत के अंदर जो है अगला उन्हें क्या काम करना था, वेस्टर्न कल्चर को इंपोज करना था, लाना था, प्रसार करना था उसका। इसलिए उन्होंने क्या काम किया, ग्रांट दे करके ये कहते हुए कि हम जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट करेंगे और लिटरेचर का डेवलपमेंट करेंगे, एजुकेशन का डेवलपमेंट करेंगे। इसलिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में ग्रांट देनी शुरू कर दी। ग्रांट का मतलब अनुदान देना शुरू कर दिया, जिससे कि वो इसका प्रचार और प्रसार कर सकें, वेस्टर्नाइजेशन ऑफ इंडिया कर सकें, भारत का पाश्चात्यीकरण और तेजी से कर सकें। इसके लिए ऐसा काम किया गया, ऐसा प्रावधान किया गया। अगली बात देखें, शिक्षा हेतु 1 लाख रुपए का अनुदान। पहली बार भारत में भारतीयों को शिक्षा देने के लिए अंग्रेजों ने ग्रांट दी थी 1 लाख रुपए की। लेकिन इस ग्रांट के साथ बहुत सारी शर्तें रखी गई थी कि जिन विद्यालयों को ये ग्रांट मिलेगी वहां पर अंग्रेजी भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी भाषाओं के साथ अंग्रेजी पढ़ाया जाना है। दूसरी बात थी, अंग्रेजी साहित्य पढ़ाया जाना है, भाषा के साथ साथ अंग्रेजी साहित्य को पढ़ाया जाना है, अंग्रेजी कल्चर को पढ़ाया जाना है, वेस्टर्न कल्चर को पढ़ाया जाना है। कहने का मतलब है कि शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य तो किया अंग्रेजों ने, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अपनी शर्तें लगा दी, चाहे वो ईसाईयत की शर्तें हो, चाहे वो वेस्टर्न कल्चर की शर्तें हो, चाहे वो लैंग्वेज और लिटरेचर की शर्तें हो, उन्होंने शर्तें लगा दी। लेकिन एक तरीके से इसे अच्छा भी माना जा सकता है कि चलिए भाई, उस शर्तों के साथ ही कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेजों ने एक ऐसा कदम तो उठाया जिससे कि भारतीयों को शिक्षित की जा सके। तो इस तरीके से भारत में कुछ विद्यालय इस तरीके खोले गए और उनको अनुदान दिया गया अंग्रेजों के द्वारा इसी अधिनियम के अंतर्गत। इसके बाद देखेंगे सख्त लाइसेंस प्रणाली। 1793 के अधिनियम के अंतर्गत व्यापार करने हेतु जो व्यवस्था की गई थी उसमें लाइसेंस प्रणाली थी, यानी अधिकारियों को लाइसेंस दिया जाएगा व्यापार करने का। और खासतौर से इसका जो उद्देश्य था वो था चीन से अफीम का व्यापार करना, ये दिया गया था। तो इसके आधार पर क्या हुआ कि इस अफीम की कारण से अफीम युद्ध हुए चाइना के अंतर्गत। जब अफीम युद्ध हुए तो फिर उसको रोकने के लिए, उसको नियंत्रित करने के लिए लाइसेंस प्रणाली को सख्त कर दिया गया। यानी लाइसेंस प्रणाली जारी तो रही, लेकिन उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस थे, जो शर्तें थी, वो थोड़ी ज्यादा कर दी गई, जिससे कि लाइसेंस हर किसी को न मिल सके, लाइसेंस का कोई दुरुपयोग ना कर सके, इसलिए ऐसा किया गया। और इसके अलावा भी अन्य कई प्रावधान किए गए थे। ये थे कुछ खास प्रावधान जो 1813 के अधिनियम के अंतर्गत किए गए थे, और ये कोशिश की गई थी कि जो ब्रिटिश व्यवस्था है हिंदुस्तान में वो सही तरीके से चलती रहे, कंपनी का एकाधिकार व्यापार पर बना रहे, और भारत में सुधारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए लोकप्रियता हासिल की जाए, ये व्यवस्था की गई थी। तो ये जानकारी थी द्वितीय चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी के बारे में। उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अध्ययन करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। गुड लक।